4 मुद्दों को लेकर है जो अभी आपके सामने बयान किए गए। इन 4 मुद्दों में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। उनमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या हमारे वोट लेकर, मुसलमानों के वोट लेकर, सेकुलर वोट लेकर, क्या वो पार्टी जिसे हम शिवसेना कहते हैं, उद्धव ठाकरे, क्या फिर कम्युनल नहीं हो जाएंगे? क्या फिर फ़िरकावारियत के साथ नहीं चले जाएंगे? क्या फिर बीजेपी से हाथ नहीं मिला लेंगे? अभी सुनने में आया है कि चंद रोज़ पहले उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी बीवी दोनों दिल्ली जाकर अमित शाह और मोदी से मिलकर आए हैं और मोदी और अमित शाह ने उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर का इजहार भी किया है। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने सारे दरवाजे उद्धव ठाकरे के खोल दिए हैं। अगर उनके लिए वहाँ दरवाजे खुल रहे हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ पर हमारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अगर हमारे दरवाजे बंद हो रहे हैं तो हम उनके दरवाजे क्यों खुलने दें? हम क्यों ना उनके दरवाजे बंद कर दें? आज जो मुसलमान, जो बहुत से ऐसे लोग जिन्हें सियासत का इल्म नहीं, जो पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, वो उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी दुश्मनी भी देखी, दोस्ती भी देखेंगे आप। हम दोस्ती कब देखेंगे ये पता नहीं, लेकिन दुश्मनी तो हमने आपकी देखी है। हमें आपकी दुश्मनी का सामना करना होगा, हमें आपकी दुश्मनी सामने रखनी होगी। आप दोस्ती कब करें हैं पता नहीं, पहले कुछ करके आप दिखाएं। अगर आपको दोस्ती करनी थी तो आप 2.5 साल सरकार में थे, उस वक्त आपने मुसलमानों के लिए बतौर ख़ास क्या किया, एक बता दें। क्या 5% रिजर्वेशन जो इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने मंजूर किया था, बल्कि यूँ कह लिए मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया था कांग्रेस एनसीपी सरकार ने, क्या उद्धव ठाकरे का मुसलमानों से दोस्ती करना चाहते थे और दोस्त बनाना चाहते थे तो वो उसको पारित नहीं कर सकते थे, उसको लागू नहीं कर सकते थे? उन्होंने नहीं किया। आइंदा आने वाली सरकारें भी यही करेंगी। मुसलमान अगर नहीं जागते हैं और मुसलमान अगर होशियार नहीं होते हैं तो ये मुसलमानों का वोट लेकर वही करेंगे जो एनसीपी कांग्रेस ने किया था। सर, ये अंतिम पड़ाव पर अभी चुनाव आ चुका है, अभी आपका ये फैसला सामने आ रहा है, क्या वजह है, क्या कारण क्या है? आखिरी वक्त में जो गोली चलती बड़ी सटीक चलती है। क्योंकि मुस्लिम अभी कैंडिडेट नहीं दिया गया है, ऐसा आपका कहना है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये जो हमारे देश की लोकशाही है उसके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को आप एक भी टिकट महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आप नहीं देते, जबकि उसकी एक बहुत बड़ी संख्या वो आपको वोट देना चाहती है। और कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आप अल्पसंख्यक समाज को टिकट दे सकते थे, लेकिन आपने न देकर जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना है लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना है, आप भी उसी लाइन पर चल रहे हो। ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ आप खुले तौर पर नाइंसाफ़ी करते हो। लेकिन सर, एक तरफ आप मुसलमानों के वोट की बात करें, दूसरी तरफ एनडीए की बात की जाए, बीजेपी के पास कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे हैं मुसलमान जो उनको बड़ी खूबी से इलेक्शन में काम कर रहे हैं, मुसलमानों को अपनी तौर आकर्षित कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे, मोदी की गारंटी कहकर। देखिए, बीजेपी में जो भी मुस्लिम हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी समाज में क्या है, क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि पूरे बीजेपी में आप एक आदमी बताइए जिसने समाज के लिए काम किया हो। और वैसे भी हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में हर आदमी को ये अधिकार है कि वो जिस पार्टी में चाहे जाए, जिस पार्टी में जाए काम करे। हाँ, अगर वो अच्छा काम करता है, बीजेपी में जाकर करता है तो उसका भी वेलकम है, वरना वो मजलिस में हो या कांग्रेस में हो या नेशनल कहीं भी जाकर अगर वो निकम्मा है तो फिर सभी जगह निकम्मा है। वो कोई पार्टी में जाए लेकिन अच्छा काम करे तो उसका वेलकम होना चाहिए। सर, मंच से क्या लोगों को देखिए, हमने 11 तारीख को खिलाफत हाउस में जो मंच रखा है, ये हमने एक ब्रिज का काम किया है कि जो सरकार, जो सेकुलर ताकतें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनको मुसलमान जो है वोट क्यों दें। हमने कुछ प्रश्न जो है जो मुस्लिम समाज के उनको भेजे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो आके उसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दे। जो 4 चीज़ें हमने इससे पहले भी प्रेस में हमने बताई कि भाई आप कल 5 साल आप बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे साहब जो है
25 साल रह चुके हैं, जीतने के बाद उनके साथ नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? दूसरी बात, और उनके जो कैंडिडेट्स वगैरह है वो ईडी के कई ऐसे नोटिस जो है उनके ऊपर आ चुके हैं, उसके दबाव में कि क्या, और जिस तरह उनके तमाम लीडर्स जा चुके हैं, कल ये भी नहीं जाएंगे, कम से कम आके लिख के तो दें हमें। कांग्रेस तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सेना के साथ है, मुसलमान कांग्रेस को देना चाहता है, मगर मुसलमानों के जो अभी बातें हुई है कि भाई वो इंडिया अलायंस को देना चाहता है, तो वो उद्धव ठाकरे साहब या उनकी सेना को इसलिए नहीं देना चाहता कि उसे डाउट है कि 5 साल के बाद, 5 साल के दरमियान ये वापस से बीजेपी के साथ ना जा सके। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर हमेशा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का चेहरा कुछ और है, अभी चेहरा कुछ और है, वो बीजेपी के अलायंस में जा सकते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जी, इस पे क्या कहना चाहिए? हमने भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमने प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी एक खत लिखा है कि भाई आपने भी कैंडिडेट उतारे हैं बॉम्बे में, तो मुसलमान आपको वोट क्यों दे, जबकि उन्होंने 3 मुस्लिम उम्मीदवार बॉम्बे से दिए हैं और पूरे महाराष्ट्र से 6 उम्मीदवार दिए हैं। मगर उनके सामने भी हमने यही प्रश्न रखा है कि आपने हमेशा जो बीजेपी का और इनका जो एक फैक्ट चेहरा जो पब्लिक में लाया है, आज मुसलमान उस पर सोचने लगा है, इंटेलेक्चुअल जो उस पर डिबेट करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इनडायरेक्टली सेना को वोट देकर हम बीजेपी को वापस से मदद कर सके। तो वो बात जो है उन्होंने कही है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े कर रही है या फिर वंचित आघाड़ी? देखिए, डेमोक्रेटिक पद पे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी बहुजन समाज पार्टी मायावती का तो यहाँ वजूद भी नहीं है, उन्होंने यूपी से आके यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो डेमोक्रेटिक राइट्स है। हाँ, तो वही है। नहीं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन 2019 में वोट काटने के लिए नहीं खड़ी थी वो, बल्कि वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मगर उन्होंने देश का 5 से 5.5% वोट लिया था और तकरीबन उनके 7 से 8 जो है एमपी के कैंडिडेट जो सेकंड पोजीशन पे थे, उन्होंने स्टेट के 2 एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को हरा दिया था और 45 लाख वोट लिए थे उन्होंने। क्या जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 400 पार आपकी बात जी, तो क्या ये डर सता रहा है क्या सभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डर, उन्होंने बोला कि हम 400 पार जा रहे हैं और इन्होंने वो डर जो है मुसलमानों के अंदर लाके फैला दिया इंडिया ने कि देखो आप हमें वोट दे दो, नहीं तो बोले 400 पार जाएंगे, बाबा साहब का संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो है वो भी डर दिखा रहे हैं और ये जो है ये भी डर दिखा रहे हैं। तो मुसलमान जो है खाली वोट बैंक की सियासत इनकी जो है उसी का शिकार होता रहे, इनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि वो 400 पार ना जाए, आपके पास फार्मूला क्या है, और आप 300 पार के ऊपर चले जाएं तो आपके पास फार्मूला क्या है, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। तो आप ये बताओ कि मुसलमान आपको वोट क्यों दे? ये हमारा सीधा सवाल है, सटीक सवाल है। कितने लोग आपके साथ हैं इस बात से, कितने लोग सहमत? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जहाँ तक हमने अपनी बात रखी है, वो तमाम समाज जो है इस बात के ऊपर गंभीर है और वो कहता है कि कहीं ना कहीं खुले मंच पे ये बात होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई। और एक सवाल ये आया था कि आपने इससे पहले ये बात क्यों नहीं कही? इसलिए हमने ये नहीं कही कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और उनके जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग पॉपुलेशन उनको सीटें वो देगी। कितने तारीख को आपका प्रोग्राम है? ये 11 तारीख को प्रोग्राम है खिलाफत हाउस भाई कल्ला में 3 से 7 बजे के दरमियान।